एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ची रिफाइनिंग का एपिसोड नंबर 158। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एंसेस्टर शुआंग ने बड़ी ही आसानी से इमॉर्टल रेल्म के कल्टीवेटर्स को हरा दिया। साथ ही उन्होंने एक कल्टीवेटर की सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि 36 नंबर के डोमेन के नियमों के खिलाफ था। अब ये देखकर बाकी के सारे कल्टीवेटर्स खुद ही उस कॉन्टेस्ट से एलिमिनेट हो गए और शुआंग ने इस लेवल को पार कर लिया। अब आगे तो हम देखते हैं कि कॉन्टेस्ट जीतने के बाद एंसेस्टर शुआंग को एक रिवॉर्ड मिल गया था, जो कि एक छोटा सा स्पिरिचुअल बॉल है। लिन बताती है कि भले ये चीज इतनी छोटी है, मगर ये है तो बड़े काम की चीज। एंसेस्टर शुआंग भी कह रहे थे कि इसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही वास्ट और कमाल की लग रही है, लेकिन इसका ओरिजिन अर्थ एंड हेवन से बिलोंग नहीं करता, ये किसी और ही जगह से बिलोंग करती है। जिस पर लिन उन्हें बता रही थी कि ये 1 लाख साल पुरानी यूथ एंड विजडम है, आप इसे इतने आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। मगर शुआंग ने तो ऑलरेडी उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। उनके ऐसा करते ही नेचर की सारी विजडम उनमें समा रही थी। वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर फ्लोट हो रही थी, जिसके बाद एंसेस्टर शुआंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट कर देते हैं। उनकी डिवाइन पावर की वजह से शुआंग अब हवा में फ्लोट कर रहे थे। साथ ही उनके अंदर वो सारी स्पिरिचुअल पावर समाने लग गई और इससे तो एंसेस्टर शुआंग की जबरदस्त और सीधे आसमान से हिट हो रही थी। वो पूरी जगह उनकी डिवाइन पावर में कवर हो गई। उन्होंने बड़ी ही तेजी से उस सारी स्पिरिचुअल और को एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और फाइनली शुआंग नीचे आ जाते हैं। लिन को तो यकीन नहीं हो रहा था कि इतने खास ट्रेजर को शुआंग ने इतनी जल्दी अपना बना लिया। वो कह रही थी कि आपने तो इसे बड़ी ही तेजी से रिफाइन कर लिया। इधर शुआंग अपनी पावर्स को चेक करते हुए दिल में ही सोच रहे थे कि फाइनली मैं अब ची रिफाइनिंग से ब्रेक थ्रू करके आगे के लेवल पर पहुंच जाऊंगा। एंसेस्टर शुआंग के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि वो लाखों सालों से बस ची रिफाइनिंग स्टेज पर ही अटके हुए थे। उन्होंने कभी लेवल अप किया ही नहीं था, मगर अब उन्हें एक मौका नजर आता है। इसलिए वो लिन से कहती कि काफी अच्छा रिवॉर्ड था। जिसके बाद एंसेस्टर शुआंग वहाँ पर एक स्पेस क्रैक ओपन करके उसमें एंटर करते हैं। वो कह रही थी चलो अगली लेवल पर जाने का वक्त हो चुका है, तो लिन भी उनके पीछे पीछे उस स्पेस क्रैक में एंटर कर देती है। वही दूसरी तरफ हम सेकंड मेरिडियन के ऑब्जर्वर शाओ को देखते हैं। वो मस्त आराम कर रही थी कि तभी वहाँ की जमीन शेक होने लगती है, जिससे शाओ काफी ज्यादा डर गई। वो देखती कि एक और बंदा उनके सेकंड मेरिडियन में घुस चुका है। उसके सामने पूरे सेकंड मेरिडियन का एक स्ट्रक्चरल मैप बना हुआ था, यानी कि जो भी यहाँ पर एंटर करता है उसकी सारी खबर ऑटोमेटिकली शाओ को मिल जाती है। और एंसेस्टर शुआंग ने अभी अभी जो पोर्टल ओपन किया था वो मैप इसी पोर्टल को शो करने लगता है। शाओ कह रही थी कि मैंने तो हिडन लेवल के चैनल को कम्प्लीटली क्लोज किया था, फिर वहाँ पर कोई कैसे घुस सकता है। अब वो अपनी पावर से उस हिडन चैनल को क्लोज करने की कोशिश करने लगती है, मगर इसका भी उस चैनल पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर तो शाओ शॉक हो गई। वो कह रही थी कि मुझे कुछ भी करके इसे बंद करना ही होगा। अगर लॉर्ड इन शुआंग जी को इसकी खबर मिल गई तो दोबारा से मेरे एलिक्सर को डिडक्ट कर देंगे। पिछली बार तो उन्होंने मेरे आधे एलिक्सर को वैसे भी कट कर दिया है, मगर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हिडन इल्यूजन दिखाया जाता है। ये जगह सेकंड मेरिडियन में सीक्रेटली हाइड करके रखी थी, जहाँ पर स्पेस क्रैक ओपन होके शुआंग और लिन बाहर आ जाते हैं। लिन कह रही थी कि अरे ये लेवल कौन सी है, मैं इतने सालों से सेकंड मेरिडियन में आती रहती हूँ, मैंने तो आज तक ये जगह नहीं देखी थी। वैसे बाकी के लेवल के मुकाबले बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ऐसा लगता है कि मानो हम कोई सपना देख रहे हो। अब वो उस जगह की खूबसूरत पौधों को देख रही थी कि तभी उन्हें एक बंदे की चिल्लाने की आवाज आती है। एक बंदा टूटती हुई सितारे जैसे बड़ी ही तेजी से वहाँ आके गिर गया था। वो इरिटेट होकर कह रहा था कि पता नहीं हर बार मैं इसी जगह आके फंस जाता हूँ। मेरे ख्याल से इस पोर्टल में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है। वाकई मेरे जैसा अनलकी इंसान कोई नहीं होगा। वेल, इस बंदे का नाम लाओ जू था। वो कहता है कि मैं लगभग 40,000 बार इसी जगह पर आके पटक गया हूँ, अब तो मैं इस जगह से तंग आ गया। वो काफी ज्यादा इरिटेट भी हो गया था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो इस मनहूस जगह से कैसे अपना पीछा छुड़ाएगा। इधर शुआंग और लिन चुपचाप से उसे देख रहे थे और तभी एक छोटा सा रैबिट उसकी तरफ भागने लगता है। वो रैबिट काफी ज्यादा क्यूट था, मगर ये जल्लाद इंसान अपनी तलवार बाहर निकालते हुए उस पे अटैक कर देता है। और ये देखकर वो रैबिट बीस्ट अचानक से बहुत बड़ा हो गया। वो तुरंत ही उस बंदे के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था। तब तक वहाँ पर एक और बीस्ट भी पहुंच जाता है। उसने लाओजू को लात मार के बहुत दूर फेंक दिया, तो लाओजू दोबारा से उड़ते हुए उसी रैबिट बीस्ट के पास पहुंच जाता है। तो उस बीस्ट ने भी दोबारा से उसे लात मार दी, जिससे लाओजू धड़ाम से जमीन पर पटक गया था। अब लाओजू जैसे तैसे अपने होश संभाल ही रहा था कि तभी वो दूसरा बीस्ट वहाँ आके मशरूम का यूज करते हुए उस पर हमला
खड़ा कर देता है, जिससे उस पूरी जगह पर जबरदस्त एनर्जी फ्लो हो रही थी। अब लाओजू ने इन बीस्ट के अटैक से बचने के लिए अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड बना ली थी। इधर लिन कहती है कि ये बीस्ट तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, पता नहीं इस लेवल को किसने डिजाइन किया होगा। बताओ भला इतने क्यूट बीस्ट से मार खाना किसे पसंद नहीं आएगा। मुझे तो ये लेवल बहुत ही ज्यादा मजे की लगी। मगर श्वेंग तो बस उन बीस्ट को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे थे। इधर वो बीस्ट देखते हैं कि उनके इतने पावरफुल अटैक के बावजूद भी ये बंदा तो जरा भी घायल नहीं हुआ, इसीलिए उन दोनों बीस्ट को टेंशन आने लगता है। अब वो तुरंत एक छोटा सा डिवाइस निकाल कर उसे शेक करना शुरू कर देते हैं, जिससे उस पूरी जगह पर पावरफुल साउंड वेव्स रिलीज हो रही थी। उन बीस्ट ने तो अपने कान बंद कर लिए, मगर इस बंदे को उससे तकलीफ होने लगती है। वो कह रहा था कि मैं तो इन छोटे छोटे जानवरों से तंग आ गया हूँ, और अब वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, जिसे देखकर वो बीस्ट काफी ज्यादा डर गए थे। उस बंदे के पावरफुल ब्लास्ट ने उस पूरी खूबसूरत जगह को तबाह कर दिया था। लिन बता रही थी कि उस बंदे ने तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज किया है, यानी कि वो बंदा इन बीस्ट से इतना परेशान हो गया कि उसने खुद को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। लिन श्वेंग से कह रही थी कि मुझे पता नहीं था कि ये टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मेरे ख्याल से वो बंदा 5 लाख सालों से कल्टीवेट करता आया है, तभी जाकर उसने इतनी सारी पावर हासिल की। मगर उतना पावरफुल कल्टीवेटर भी इन छोटे छोटे जानवरों के सामने फेल हो गया। अब उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर जो बड़ा गड्ढा बन गया था वो अपने आप भर जाता है। साथ ही वहाँ पर मौजूद पेड़ पौधों का जो नुकसान हुआ था वो भी अपने आप हील हो गए। वो जगह इतनी तबाही के बावजूद भी दोबारा से खूबसूरत बन गई। लिन तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। साथ ही वहाँ पर वो छोटे छोटे बीस्ट भी आ गए थे, जिन्हें देखकर तो लिन डरने लगती है। वो कह रही थी कि जरूर से इस जगह पर कोई गड़बड़ है। वो तुरंत ही एंसेस्टर श्वेंग के सामने आकर अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कह रही थी कि मुझे जल्दी से शाओ को इसकी खबर देनी होगी। जिसके बाद वो अपने टोकन का यूज करते हुए एक इमरजेंसी सिग्नल भेज देती है। तब तक वो दोनों भी श्वेंग पर अटैक करने का डिसाइड करते हैं। वो तुरंत ही भागते हुए श्वेंग पर जंप लगा देते हैं, लेकिन श्वेंग ने उन पर अपना डिवाइन प्रेशर डालते हुए उन्हें नीचे पटक दिया। लिन को भी उनकी पावरफुल ऑरा से तकलीफ हो रही थी। इधर श्वेंग अपनी फिंगर आगे बढ़ाते हुए उस खरगोश से कह रहे थे कि जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। लिन को नहीं लग रहा था कि ये जिद्दी बीस्ट उनका कहना मानेंगे, लेकिन उन्होंने तो तुरंत ही श्वेंग के ऑर्डर को कैरी आउट किया। वो अपने सिर पर कुछ फैंस लगाते हुए तुरंत ही वहाँ से फ्लाई कर लेते हैं। ये देखकर लिन कह रही थी, अरे ये इतने आसानी से आपकी बात कैसे मान गए। तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होके लाओजू दोबारा से वहीं पर पटक गया था। वो कह रहा था कि मैं दोबारा से उस बदबूदार चूहे का मुकाबला नहीं करना चाहता। तभी वो देखता है कि वो लिटिल रैबिट तो बिल्कुल उसके सामने है। उसे लग रहा था कि अब ये मुझ पे अटैक करेगा, मगर वो रैबिट तो दुम दबा के वहाँ से भाग गया था। और ये देखकर लाओजू को तो 440 वॉल्ट्स का झटका लग जाता है। वो कह रहा था कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, इस रैबिट ने मुझ पर अटैक क्यों नहीं किया। इसीलिए वो कंफ्यूज होकर इन दोनों की तरफ देखने लगता है। लिन कह रही थी, ना मेरी तरफ मत देखो, इस सारा कमाल एंसेस्टर का है। वो कह रही थी कि दरअसल मुझे एंसेस्टर ने बताया था कि इन बीस्ट को बच्चों के गाने सुनाओ, तो मैंने भी वही किया और वो गाने सुनकर वो रैबिट शांत हो गया। ये सुनकर लाओजू कह रही थी कि बाप रे ये इतना आसान था, फिर ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। मुझे तो ये बात पता ही नहीं चली कि इस लेवल को क्रॉस करने के लिए मुझे बच्चों के सॉन्ग्स गाने पड़ेंगे। खैर आपने मुझे ये मेथड बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब मैं इस लेवल को आसानी से क्रॉस कर पाऊंगा। और तभी वहाँ मौजूद रॉक अपने आप ब्लास्ट होकर उसमें से कई सारे कलरफुल गोड्स बाहर आ गए। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि जल्दी से हमारे मास्टर को वापस लौटा दो। वो तो सीधा श्वेंग के साथ झगड़े पर ही उतर आए थे। वो कहते जल्दी से हमारे मास्टर को वापस कर दो। इधर बेचारी शाओ अपना पूरा दम लगाकर उस चैनल को क्लोज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी तो हर एक तरकीब फेल हो गई, जिस वजह से शाओ परेशान होकर लेट जाती है। वो कह रही थी छोड़ो जान दो, मैं तो अभी से बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ। वही दूसरी तरफ लाओजू दोबारा से उन छोटे गोड के हाथों एलिमिनेट हो गया। वो वहाँ से गायब होते हुए कह रहा था कि पता नहीं मैं किस जन्म में इस लेवल को पूरा कर पाऊंगा। इधर लिन देखती कि उन सभी कलरफुल गोड के ऊपर एक नंबर लिखा है, जिनमें 1 to 7 नंबर थे। वो कहती है लेकिन ये तो 6 गोड है, फिर वो 7वां गोड कहाँ चला गया। तो श्वेंग उसे बताते हैं कि वो 7वां इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि 6ठा गोड इनविजिबल है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस इनविजिबल गोड को भी शो करते हैं। लिन हैरान होकर पूछती कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला। इधर वो छोटा इनविजिबल गोड भी झगड़े कर रहा था कि जल्दी से मेरे मास्टर को हमारे हवाले कर दो। तभी श्वेंग उस गोड को बताते हैं कि तुम्हारे मास्टर को तो एक स्नेक स्पिरिट ने कैप्चर किया है, मेरे ख्याल से वो जल्दी तुम्हारे मास्टर को खा लेगा, इसीलिए फौरन जाकर अपने मास्टर को बचा लो। ये सुनकर वो सभी कलरफुल गोड अपने मास्टर की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब लिन कंफ्यूज होकर श्वेंग से कह रही थी कि एंसेस्टर आपको उनके मास्टर के बारे में कैसे पता चला। ऐसा लग रहा है कि आप इस जगह से पहले ही फैमिलियर हो। क्या आप यहाँ पर आए थे। जिस पर श्वेंग
शुआंग बताते हैं कि ना मैं तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ। और तभी वहाँ पर एक स्क्रोल आ जाता है जिसके ओपन होते ही उस पूरी जगह पर गोल्डन एनर्जी फ्लो हो रही थी। वेल ये डिवाइन पावर थी एंसेस्टर शुआंग की। थोड़ी देर में उस स्क्रोल पर उन सभी बीस्ट की ड्राइंग बन गई थी, जिसे देखकर लिन कहती है अरे ये तो वही बीस्ट है जिनसे अभी अभी हमारी मुलाकात हुई थी। फिर ये सभी कैरेक्टर इस पेंटिंग में कैसे आ गए? आखिर इतनी पावर किसमें हो सकती है जो कि रियलिटी को एक पेंटिंग में ट्रांसफॉर्म कर दे? मेरे ख्याल से ये करिश्मा आपने किया है। और तभी वो स्क्रॉल क्लोज होकर सीधा शुआंग के पास आ जाता है, जिसके बाद शुआंग अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए उस टोकन को भी बाहर निकाल लेते हैं जो लिन ने सिग्नल भेजने के लिए यूज किया था। वो उस टोकन को चेक करते हुए कह रहे थे कि तुम यहाँ के ऑब्जर्वर हो या फिर ऑर्गेनाइजर। मेरे ख्याल से तुम ही यहाँ की गॉड किलिंग फीस्ट को ऑर्गेनाइज करती हो। ये सुनकर लिन को काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो कहती एंसेस्टर एक बात तो साफ हो गई, मैं आपसे कुछ भी छुपा नहीं सकती। दरअसल सेकंड मेरिडियन में टोटल 9 प्लेसेस है जहाँ पर गॉड किलिंग फीस्ट चलती आई है और उन्हीं 9 जगहों में से एक जगह मुझे भी दी गई थी। ये जानकारी मैं बस मेरे सक्सेसर को ही दे सकती हूँ, लेकिन आपने तो इसे पहले ही पहचान लिया। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपको ये बात कब पता चली? लेकिन शुआंग उस पर कोई जवाब नहीं देते। उन्होंने तुरंत ही वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर दिया और वो बिना लिन को अपने साथ लिए ही वहाँ से ही चले जाते हैं। लिन कह रही थी कि प्लीज मुझे भी आपके साथ चलने दीजिए, लेकिन तब तक वो पोर्टल क्लोज हो गया था। ये देखकर तो लिन काफी ज्यादा मायूस हो गई। वो रोते हुए कह रही थी कि भले ही 9 प्लेसेस में मेरी एक प्लेस है, लेकिन मैं हूँ तो एक ऑब्जर्वर। आप इतनी सी बात पर नाराज हो कि मुझे अबैंडन कैसे कर सकते हो? और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।